हेलो बच्चों, होमवर्क चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पर्यावरण का अध्याय नंबर 4 वायु का जो एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं, हमारे जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं उनसे। तो हम कर लेते हैं जूम ताकि ठीक से आपको देखने लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन को आप यहाँ पर उत्तर में लिखिएगा तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत लंबा आपका ये चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ताकि देर ना हो। चलिए दूसरा है, वर्षा का प्रकार नहीं है। इसमें देखिए सम्मानी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, अम्लीय वर्षा। तो ये तीनों वर्षा के प्रकार हैं। और जो चौथा है अम्लीय वर्षा, ये वर्षा का प्रकार नहीं है। तो इसको आप टिक कीजिएगा और उत्तर के सामने यहाँ पर लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर का। देखिए, क्षोभमंडल एवं मध्यमंडल के बीच पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है। तो समताप मंडल है। तो पहला ही हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बहिर्मंडल। तो यहाँ पर समताप मंडल आपको लिखना है, तो जो कि आपका सही आंसर होगा। इसके बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत है। तो लगभग 0.03% ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि वायुमंडल में पाई जाती है। ये सारी चीज़ें आपकी पुस्तक में है, आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। आगे का देखिए, पांचवा है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं ये कहाँ पर होती हैं, हमारे क्षोभमंडल में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्षोभमंडल को आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। रिक्त स्थान जो है मैंने पूरे भर दिए हैं ताकि हमें देर ना लगे करने में और आपको समझने में। तो यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ए वाला जो है, वायु सदैव डैश 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 से डैश डैश क्षेत्र की ओर गमन करती है, ये हमारा रिक्त स्थान था। तो वायु जो रहती है वह उच्च दाब से, ठीक है, हमेशा निम्न दाब की ओर गमन करती है। तो हम यहाँ पर भर देंगे वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद बी का है, उत्तरी भारत में गर्म एवं शुष्क स्थानीय जो पवनें होती हैं उन्हें हम लू कहते हैं। कौन सी पवनें, जो स्थानीय पवनें होती हैं उन्हें लू कहते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। पश्चिम से आने वाली पवनों को हम पछुआ पवनें कहते हैं, ये इसमें पछुआ आ जाएगा। इसके बाद पारादीप एवं कोणार्क के मध्य पाए जाने वाले जो मैंग्रोव के जंगल थे वह क्या हो रहे हैं, लुप्त हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मैंग्रोव के जंगल। अब लास्ट वाला जो है, समताप मंडल परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस से रक्षा करती है। ये सारे सेंटेंस जो है हमारी पुस्तक में है, हमें उन्हें कंप्लीट करना है। तो जो रिक्त स्थान है उसमें जो उचित शब्द है वो वहाँ पर भरना है ताकि हमारे कंप्लीट हो जाए। तो आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो गए हैं। अब बढ़ते हैं हम प्रश्नों की तरफ और उन्हें हल करते हैं। सारे जो प्रश्न हैं उनके आंसर मैंने यहाँ पर पेंसिल से लिख दिए हैं। यदि आपको थोड़ा सा नहीं दिखे तो उसको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ तो आपको समझ में भी आ जाए और आप उसको अपनी पुस्तक में लिख सकें। तो पहला है 7वां प्रश्न, वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। तो ये भी हमारी पुस्तक में दिया हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, आप एज इट इज इसको लिख लीजिएगा तो आपका जो जवाब है वह गलत नहीं होगा। वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दो गैसें होती हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है, ठीक है। यानी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस होती हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो बाकी जो गैसें हैं ये कम मात्रा में पाई जाती हैं और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। तो वायु जो है इन गैसों का क्या है, मिश्रण है। इसके बाद देखिए, स्थानीय पवनें क्या होती हैं। स्थानीय पवनें मतलब कि किसी स्थान से संबंधित होगी तो उनको स्थानीय पवनें कहेंगे। और ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, ठीक है। किसी छोटे से क्षेत्र की जो पवनें होती हैं उन्हें हम स्थानीय पवनें कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। एक उदाहरण के तौर पर भी हम लिख सकते हैं, जैसे स्थल में हो या फिर समुद्र के किनारे जो छोटी छोटी समीरें चलती हैं उनको हम स्थानीय पवनें कह सकते हैं। इसके बाद है हमारा
आपतन से क्या आशय है? तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। क्या कहलाती है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती हैं। तो ये इसकी परिभाषा है, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है, आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता मतलब कि नमी या फिर गीला, इसको हम आर्द्रता कहते हैं शुद्ध हिंदी में यदि समझें तो। और हम जो सोशल साइंस की भाषा है, सामाजिक विज्ञान की भाषा है, उसमें उसका आंसर लिखेंगे। तो जब जब पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, क्या? जल। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसे हम आर्द्रता कहते हैं, यानी कि हवा में पानी की जो मात्रा होती है उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 11 जो है इसमें पूछा गया है, पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वह अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। और उसके जीवन के लिए जो आवश्यक होती है ये होती है नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि उनके जीवन के लिए आवश्यक गैस है नाइट्रोजन गैस और उनके भोजन के लिए जो आवश्यक गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तथा इसके अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को प्राप्त करती है, पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, ठीक है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है, ठीक है। तो दोनों हमारे जो प्रश्न पूछे गए थे दोनों का जवाब यहाँ पर हो क्या है। आप इसको विस्तृत करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी लिखेंगे तो भी सफिशिएंट है, आपके मार्क्स कट इसमें नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा कैसे होती है उसकी प्रक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल की बूंदों का एक समूह होता है। तो पहले इतना समझ लीजिए, जब जलाशयों से और जो भी जलाशय होते हैं वहाँ पर जो जल है धूप उसके ऊपर पड़ती है तो वो वाष्पित होता है। वाष्पित होकर ये क्या होने लगता है? ठंडा हो जाता है। कहाँ पर? वायु में ऊपर। और जलवाष्प जो है संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। जब जो छोटे छोटे कण होते हैं जब वो इकट्ठे होने लगते हैं, संघनित होने लगते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं? जल की बूंदें बना लेते हैं। और ये बूंदों का जो समूह होता है वह क्या कहलाता है? बादल कहलाता है। जब जल की ये बूंद इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। जब ये बूंदें वायु में तैरती हैं, ठीक है, तब तक वो बादल का रूप रहती हैं, बादल बनकर वायु में उड़ने लगती हैं, उड़ती रहती हैं। जो बादलों का झुंड रहता है, कभी काला होता है कभी सफ़ेद, भी आपने देखा होगा। लेकिन जब इनकी मात्रा, इनके जो वजन है वह बढ़ जाता है, वायु का जो शक्ति रहती है वह इन्हें उठाने की नहीं रहती, तो ये वर्षा के रूप में नीचे आने लगते हैं। तो उसी को हम वर्षा कहते हैं या फिर बारिश कहते हैं। चलिए आगे वाला देखिए, पेड़ काटने से पृथ्वी पर वायु का संतुलन कैसे बिगड़ जाता है? तो मनुष्य तथा पशु जो है सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और हरे जो पादप होते हैं, जो पेड़ होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। मतलब जो पशु और मनुष्य हैं वह ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधे जो है वह ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वह उतनी ही मात्रा होती है जितनी पेड़ पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है। तो इससे क्या होता है? एक प्रकार का संतुलन बना रहता है। लेकिन यदि हम पेड़ों को काट देंगे तो हमें जो
ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। इससे ये संतुलन बिगड़ जाता है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये फिर संतुलन जो है हमारा बिगड़ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा और इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऊपर हमने समझ लिया है, हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। तो इतना ही हम लिख देंगे तो हमारा जवाब जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 16वां, भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है और इससे क्या क्या हानियां होती हैं, लिखिए। तो यहाँ पर देखिए स्पेस बहुत कम है, मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है। आप इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप इसको विस्तृत रूप में और लंबा चौड़ा अधिक शब्दों में लिख सकें। यदि जैसे कि 5 मार्क्स में या फिर 8 मार्क्स में पूछा जाए तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे कि जब कारखानों एवं वाहनों के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो स्तर है वह बढ़ता है तो ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए ग्लोबल वार्मिंग क्या है या फिर भूमंडलीय तापन क्या है तो दोनों का जो जवाब है वह है एक ही होगा। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई और इससे हम लिखेंगे इससे होने वाली हानियां भी बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक मैं आपको बुक में एक जगह बता देता हूँ जहाँ पर ये सारी दी हुई हैं ताकि आपको वहाँ से लिखने में सुविधा हो। तो आपके लिए एक कोष्टक दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए भूमंडलीय तापन कहते हैं तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। ठीक है, यानी कि हमारे ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो वो पिघलने लगते हैं जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जल बढ़ जाता है जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाते हैं। तो ये क्या है, इसकी हानियां हैं, होने वाले नुकसान है। तो ये भी आपको पुस्तक में लिखना है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए अधिक मार्क्स में तो आप लिखिएगा। मैंने छोटा छोटा लिख दिया है। सबसे पहले परिभाषा, जब कारखानों एवं वाहनों के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ता है तो ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे होने वाली हानियां देखिए, ठंडे प्रदेशों में जमी बर्फ पिघलती है, परिणाम स्वरूप जल स्तर में वृद्धि होती है, जलवायु में परिवर्तन होता है जिससे कई सारे जीव जंतुओं पेड़ पौधों का नुकसान या फिर विलुप्त हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पवन किसे कहते हैं? पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है? तो पवन क्या होती है, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। जो हवा होती है वह उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की क्षेत्र की ओर बहती है। क्यों बहती है, उसका भी एक कारण है। जैसे हम किसी चीज़ को फोर्स लगाएंगे, किसी चीज़ को दाबेंगे तो वह क्या होगा, आगे की तरफ धकेगा। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर होती है। जैसे हम अधिक दाब करेंगे तो जहाँ पर कम दाब होगा चीज़ें उसकी तरफ को सर खिसकेंगी, तो वही यहाँ पर हो रहा है। तो जब ये खिसकती हैं तो उसको कहते हैं हम पवन। और पवनों को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक होती हैं स्थानीय पवनें, दूसरी मौसमी पवनें और तीसरी होती हैं स्थानीय पवनें। पहला है स्थायी पवनें, दूसरा मौसमी पवनें और तीसरा स्थानीय पवनें। ठीक है, इन दोनों में अंतर रहेगा थोड़ा सा, इसको ध्यान रखिएगा। स्थायी पवनें मतलब कि उसी स्थान पर चलने वाली, किसी दूसरे वो उस स्थान छोड़कर नहीं जाती हैं, तो उसको स्थायी पवन कहते हैं। और स्थानीय पवनें जैसे किसी विशेष स्थान पर हों तो उसको स्थानीय पवनें कहते हैं। मौसमी पवनें जो कि मौसम के बदलने पर चलती हैं उसको हम मौसमी पवनें कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, वायुदाब से क्या आशय है? वायुदाब पेटियों का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। यानी कि वायु में जो भार होता है, जो वजन होता है, उसके द्वारा पृथ्वी पर जो दाब पड़ता है उसको हम वायुदाब कहते हैं। और इसके अलावा हमें वायुदाब पेटियों का नामांकित चित्र यहाँ पर बनाना है। तो वायुदाब की जो पेटियाँ हैं उसके लिए आपको चित्र आपकी पुस्तक से यहाँ पर बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको
आपका जो चैप्टर है वहाँ पर देखिए इस प्रकार का एक गोला बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है प्रमुख वायुदाब पेटियाँ। तो ये जो चित्र है नामांकित चित्र है, इसको आप बनाइएगा। ये वायुदाब का चित्र है। इसी प्रश्न के नीचे आपको जो आपका रिक्त स्थान दिया है, एक बॉक्स दिया है, उसमें आपको ये बनाना है। ठीक है, तो आपका जो जवाब है वह कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मौसम और जलवायु में अंतर हमें लिखना है। तो एक छोटा सा अंतर भी हम लिख सकते हैं। एक तो दोनों की हम परिभाषा लिख देंगे तो भी हमारा जवाब कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये अधिक मार्क्स में पूछा जाता है, जैसे कि 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो फिर हम थोड़ा सा इसका विवरण भी करेंगे। अभी छोटे से रूप में यहाँ पर देखिए मौसम क्या होता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे की या दिन की हो या फिर प्रतिदिन की जो स्थिति होती है उसको हम मौसम कहते हैं। जैसे कि अधिक तापमान हो तो गर्मी अधिक होगी, और हवाएं चल रही हों और ठंडा मौसम हो तो वो कैसा होगा, मौसम ठंडा होगा। और फिर बारिश का भी मौसम होता है, गर्मी का भी मौसम होता है। तो ये मौसम जो है प्रत्येक घंटे प्रत्येक दिन की जो स्थिति होती है उसको हम मौसम कहते हैं। जबकि दीर्घ काल में, ठीक है, लंबे समय में किसी स्थान का जो औसत मौसम है उसे उस स्थान की हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, जलवायु किस प्रकार की होती है, जैसे देखिए उत्तर भारत में आएंगे तो यहाँ का जो मौसम है वह 3 उसमें बटा रहता है। जैसे कि गर्मी पड़ती है, बारिश होती है, फिर ठंड पड़ती है, इस प्रकार से। और दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ का मौसम थोड़ा सा अलग होगा। वहाँ गर्मी अधिक नहीं होगी क्योंकि समुद्र के किनारे है, बारिश कभी भी हो सकती है, और ठंड भी जो है वह अपनी ऋतु के अनुसार कम ज़्यादा होती रहती है। तो वहाँ की जलवायु अलग रहती है। रेगिस्तान में हम जाएंगे तो वहाँ की जलवायु अलग रहती है। तो दीर्घ काल में किसी स्थान का जो मौसम रहता है वह उस स्थान की जलवायु कहलाता है, और दिन प्रतिदिन का जो हाल रहता है, जो स्थिति रहती है, उसको हम मौसम कहते हैं। तो ये मौसम का अंतर होता है मौसम और जलवायु में, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला जो 20वां प्रश्न है, वायुमंडलीय परतों का नामांकित रेखा चित्र हमें बनाना है। जो रिक्त स्थान यहाँ पर दिया है, पूरा बॉक्स आपको दिया है, इसमें आपको बनाना है। तो इसमें आपकी पुस्तक में ये दिया हुआ है वायुमंडलीय परतों का जो रेखा चित्र है, उससे आप इसको कवर कीजिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए वायुमंडल की संरचना, ये आपकी हेडिंग है। इसके बाद ये जो चित्र यहाँ पर दिया हुआ है ये वायुमंडल की पूरी परतें हैं, यही इसी का चित्र हमें यहाँ पर बनाना है। तो आपका जो जवाब है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो पुस्तक से आप कोशिश कीजिएगा ताकि आप बना सकें। वायुमंडल की परतें, पहला है क्षोभ मंडल, उसके बाद फिर समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद फिर बाह्य मंडल, और उसके बाद फिर बाहिर्मंडल। ये सारे नाम भी आप लिखिएगा, जैसा कि पुस्तक में दिया है ठीक वैसा ही आपको ये चित्र बनाना है। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा ये चैप्टर का जो एड ग्रेड पुस्तिका थी ये कंप्लीट हो गई है। और अगला चैप्टर आपका है अध्याय 5 जल। तो इसको हम करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी भेज दीजिए ताकि वो भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकें। और हम अगले अध्याय के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान, और बाय बाय।